गुड मॉर्निंग बच्चों। सी इंटर लॉ जनवरी अटेम्प्ट आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। प्रिलिमिनरी चैप्टर को आप खत्म कर चुके हैं। आज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट करने के बाद शेयर कैपिटल या इनकॉर्पोरेशन कोई करा देंगे। 2 चैप्टर्स रहते हैं, पहले ये चैप्टर्स को कर लिया जाए तो फिर हम अदर लॉ की ओर मूव करेंगे। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट का सेक्शन रेंज है सेक्शन 23 टू 42 का। सेक्शन 23 टू 42 का रेंज है हमारे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट एंड ऑफ शेयर्स का। कंपलसरी बेसिस पे आप भी बोल सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस से हर बार एक क्वेश्चन तो कम से कम होता ही है आपके पेपरों के अंदर। चैप्टर कंटेंट वाइज भी छोटा है और मार्क्स के कवरेज वाइज भी छोटा है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, लेकिन कंपलसरी चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर से। तो सबसे पहले इसने बोला कि भाई चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो जो भी यहाँ ई फॉर्म्स होंगे उनके नाम होंगे बेटा पास, PAS, पास, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस में हम इनविटेशन करते हैं कि भाई आओ हमारी सिक्योरिटी खरीदो, तो प्रोस्पेक्टस इज द इनविटेशन टू ऑफर, और जब वो ऑफर करते हैं तो हम उन्हें शेयर अलॉट करते हैं। चैप्टर के अंदर आपको जो सेक्शन रेंज होने जा रहा है वो है सेक्शन 23 टू 42 का। सेक्शन रेंज जो है वो 23 टू 42 का सेक्शन रेंज है, और पास जो है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए जो ई फॉर्म्स हैं वो टोटल 5 हैं, पास 5 और सेक्शन रेंज 23 टू 42 का। पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2 क्लास 70 में डेफिनेशन बताया गया कि भैया प्रोस्पेक्टस होता क्या है। मीनिंग बताया गया डिम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 में, कंटेंट जो है मैटर्स वगैरह है सेक्शन 26 में, और ऑल्ट्रेशन होगा, वेरिएशन होगा प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 27, 25, 26, 27। मीनिंग डिम्ड प्रोस्पेक्टस का बताया है 25 में, कंटेंट कि मैटर्स क्या है जो प्रोस्पेक्टस में देना चाहिए सेक्शन 26 में, और जो ऑल्टरेशन होगा, वेरिएशन होगा प्रोस्पेक्टस में वो सेक्शन 27 में। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो एडवर्टीजमेंट सेक्शन 30 डिलीटेड, सेक्शन 31 में हम पढ़ेंगे सेल्फ प्रोस्पेक्टस इन सेक्शन 31, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इन सेक्शन 32 और अब्रिज प्रोस्पेक्टस इन सेक्शन 33। अब्रिज का मतलब होता है समराइज। जब आप छोटा करके प्रोस्पेक्टस, छोटा प्रोस्पेक्टस, जैसे प्रोस्पेक्टस का तो मतलब होता है जिस भी डॉक्यूमेंट से आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो वो प्रोस्पेक्टस है। अब प्रोस्पेक्टस आपका 1 पेज का भी हो सकता है, 4 पेज का भी हो सकता है, 40 पेज का भी हो सकता है, 400 पेज का भी हो सकता है। लेकिन जब आप एक समराइज प्रोस्पेक्टस, छोटा प्रोस्पेक्टस बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम अब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 क्वेश्चन जो अभी तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स है, टाइप है प्रोस्पेक्टस का। उसमें आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस याद करना है।
इसके बाद टाइप ऑफ इशू की बात करें तो पब्लिक इशू होगा सेक्शन 23 में, ऑफर फॉर सेल करते हैं 28 में, जीडीआर खत्म, और प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। प्राइवेट प्लेसमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट बोले तो टाइप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इंपॉर्टेंट सेक्शन 42, सेल्फ प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट सेक्शन 31 32। पब्लिक इशू में डीमेट में ही होना चाहिए सेक्शन 29, अलॉटमेंट होगा सेक्शन 39 में, लिस्टिंग की बातें होती हैं सेक्शन 40 में। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी अराइज होती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है सेक्शन 34 में और सिविल लाइबिलिटी अराइज होती है सेक्शन 35 में। इंड्यूसमेंट की बातें करते हैं सेक्शन 36 में, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन सेक्शन 37 में होगा, प्रोसिक्यूशन 38 में होता है। पावर ऑफ सेबी की बातें करते हैं सेक्शन 24 में। तो ये सेक्शन लिस्ट थे, अभी सेक्शन लिस्ट एक बार और आएगा, ये याद करने के लिए था कि इस तरीके से अगर आप तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा तो आपको सेक्शन लिस्ट प्रोस्पेक्टस का याद होगा। सेक्शन लिस्ट की बात करें तो प्रोस्पेक्टस का सेक्शन लिस्ट और प्रोस्पेक्टस चैप्टर याद करने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना होगा, कुछ की बातें हैं उनको ध्यान रखना होगा। तो आप अगर तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा प्रोस्पेक्टस को तो याद हो जाएगा। अब आइए 5 ई फॉर्म्स है, एक बार आप नजर डालिए। पहला है पास 1 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए। इसमें हम बातें करते हैं एडवर्टीजमेंट, गिविंग डिटेल ऑफ एसआर या नोटिस फॉर ऑल्टरिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस में अगर कोई चेंज करना है तो उसके लिए पास 1 एडवर्टाइज करते हैं कि चेंज होने जा रहा है। पास 2 है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का, पास 2 है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का, पास 3 है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पास 4 है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, पास 4 है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, और पास 5 है रिकॉर्ड या रजिस्टर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू बी केप्ट बाय द कंपनी। रिकॉर्ड और रजिस्टर जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का बनाती है वो है पास 5। एक बार आप सारे पास को याद कीजिए बोल बोल के। सुबह के टाइम, सुबह सुबह मॉर्निंग में थ्योरी पेपर को निपटाइए। ऑडिट लॉ एसएम, ऑडिट लॉ एसएम को मॉर्निंग में 10 बजे तक निपटाने की कोशिश कीजिए कि 7 बजे से भी कम से कम पढ़ें तो 7 से 8 9 10 3 घंटे में ये तीनों एक बार ये तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा सा निपटाइए। हर दिन सुबह का टाइम थ्योरी पेपर को डेडिकेट कीजिए लॉ, ऑडिट और एसएम। पास 1 एडवर्टीजमेंट है, पास 2 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, पास 3 रिटर्न है, पास 4 है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, पास 5 है रिकॉर्ड या रजिस्टर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर केप्ट बाय द कंपनी। बोलिए, लाउड होइए, याद कीजिए, बोलिए, लाउड होइए, याद कीजिए। सुबह का टाइम आप लॉ, ऑडिट और एसएम को दीजिए बेटा। सुबह सुबह थ्योरी निपटाइए, उसके बाद फिर 11 बजे बैठ जाइए, 2 घंटे एडवांस अकाउंट्स, फिर लंच कीजिए, उसके बाद फिर 2 बजे से बैठ जाइए टैक्स लेके, 5 बजे तक टैक्स निपटाइए, फिर 1 घंटे ब्रेक लीजिए, 1.5 घंटे, और कॉस्ट और एफएम फिर पढ़ के और सो जाइए। सुबह 3 थ्योरी हो गया, दोपहर में प्रैक्टिकल हो गया, शाम को प्रैक्टिकल। इस तरीके से हर दिन हर सब्जेक्ट को कम से कम टच करना आपका मकसद होना चाहिए। सेल्फ स्टडी के दौरान 10-12 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी होगी। आप अगर चाहते हैं अच्छी स्कोरिंग करना थ्योरी पेपर के अंदर। ऑडिट को विशेष रूप से संभालिएगा, जनवरी अटेम्प्ट
ऑडिट के बीच में 2 दिन का गैप है, ऑडिट का पेपर और ऑडिट इस बार जनवरी में डिसाइडिंग होना चाहिए इंटर के लिए, तो थोड़ा विशेष ध्यान ऑडिट पेपर को। फाउंडेशन में लॉ और इंटर में ऑडिट, ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर जनवरी अटेम्प्ट में होने जा रहे हैं। पास 1 एडवर्टीजमेंट, पास 2 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, पास 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है, पास 4 में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर एंड पास 5 में रिकॉर्ड या रजिस्टर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर केप्ट बाय द कंपनी की बातें करेंगे। तो इस तरीके से इतने सेक्शंस और इतने पास पढ़ने हैं आपको। सेक्शन रेंज था सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट, 24 पावर ऑफ सेबी, 25 डिम्ड प्रोस्पेक्टस है, 26 मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, 27 वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोस्पेक्टस, 28 ऑफर फॉर सेल, 29 पब्लिक ऑफर इंटीमेट फॉर्म, 30 रिलेटेड, 31 सेल प्रोस्पेक्टस है, 32 रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, 33 अब्रिज प्रोस्पेक्टस खत्म, 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, 35 में सिविल लाइबिलिटी, 36 पनिशमेंट है, 37 एक्शन बाय एग्रीव्ड पार्टी, 38 पनिशमेंट बाय पर्सोनेशन, 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी, 40 लिस्टिंग, 41 खत्म जीडीआर, 42 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब एक एक करके हम एक एक सेक्शन में एंटर कर रहे हैं और हम सेक्शन पढ़ेंगे। जो सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेक्शन 6 से 7 हैं टोटल, उन सेक्शनों पे थोड़ा विशेष ध्यान और विशेष याद करेंगे। आप एक बार देखिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज? व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज? What is private placement of securities? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन 42 नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है बेटा? ये एक स्पेसिफिक ऑफर है जो पर्टिकुलर व्यक्ति को कर रहे हैं। पर्टिकुलर व्यक्ति मतलब आइडेंटिफाइड पर्सन। तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? इट इज द स्पेसिफिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज made to the identified
qualified person to subscribe the securities of the company. आपने देखा होगा बेटा टीवी में एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, वहां आपने देखा होगा कि शार्क टैंक में कि लोग जो हैं जिन्होंने जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं या जिनका अपना नया स्टार्टअप है, वो शार्क के पास जाते हैं, उनको अपने आइडियाज बताते हैं, उनको अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि क्या आप मेरी कंपनी के 5% इक्विटी 5% शेयर्स लीजिएगा इतने में। आपने देखा होगा कि अपना 5% इक्विटी 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ जितनी बड़ी मेरी स्टार्टअप है अकॉर्डिंगली हम ऑफर करते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मेड टू आइडेंटिफाइड पर्सन। उन लोगों को आइडेंटिफाई, जैसे मान लो मैंने अपने स्टार्टअप शुरू किया बेटा, तो हम मुकेश भाई के पास जाएंगे और मुकेश भाई को ऑफर करेंगे कि भाई आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरे पास आइडियाज हैं और मैंने अपने इस आइडिया को कन्वर्ट करना है रियलिटी में और बिना कैपिटल के होगा नहीं। तो भैया क्या आप मेरे इतने परसेंट इक्विटी जो है 10% 12% इक्विटी इतने में खरीदेंगे? मान लो मुकेश भाई को मेरे स्टार्टअप का बहुत अच्छा लगा, मेरा बात तो एकदम सही है, इसमें तो भाई उन्होंने पूरा सोच लिया कि कैसे कैसे जब वो पानी बना सकते हैं बेटा, पीने का पानी, अभी बिस्लेरी खतरे में डाल दिए हैं, कैंपा कोला, तो कुछ भी बना सकते हैं भाई। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बिजनेसमैन हैं, जहां जिस भी बिजनेस में प्रॉफिट दिखेगा वो तो वो कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक अपना बिजनेस आइडिया बता दिया और बोला कि भैया क्या आप मेरा 10% इक्विटी जो है इतने में लेंगे? उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा हाँ मैं लूंगा। तो ये था प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। तो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? A specific offer made to identified person. A specific offer made to the identified person to subscribe the securities. ये पर्सन कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो पर्सन आइडेंटिफाई करेगा बोर्ड, या जिसको डायरेक्टर बोले ऑथराइज करे कि तुम आइडेंटिफाई करो। तो पर्सन्स आर आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर्सन कौन आइडेंटिफाई करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर। अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग एसआर इन जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में, और वो अप्रूव कर देंगे। तो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? इट इज ए स्पेसिफिक ऑफर, इट इज ए स्पेसिफिक ऑफर मेड टू द आइडेंटिफाइड पर्सन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। और ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? पर्सन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फिर अप्रूव कौन करेगा? मेंबर्स बाय पासिंग एसआर इन जीएम। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शैल बी, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर क्या है बेटा? फॉर्म क्या है जिसमें आप ऑफर करेंगे? पास 4। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शैल बी मेड इन फॉर्म पास 4। पास 4 में आप ऑफर करते हैं और आप डिटेल मेंटेन करते हैं उन आइडेंटिफाइड पर्सन का रजिस्टर में। रजिस्टर क्या है? पास 5। पास 4 में आपने स्पेसिफिक ऑफर किया उनको और पास 5 में आप उनका रिकॉर्ड या रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं। पास 5 एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों को, मैक्सिमम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया जा सकता है? 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन to whom such private placement offer can be made in a financial year cannot exceed 200। 200 से ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में? 200। पहले यह संख्या 50 हुआ करती थी, लेकिन अभी कितनी है? 200। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में कितने हैं? 200। अगर आप 200 से ज्यादा लोगों को कर देंगे तो फिर ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होगा, ये पब्लिक ऑफर हो जाएगा। इफ ऑफर मेड टू मोर देन 200 पर्सन इन फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने 200 से ज्यादा
लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट किया ऑफर, तो इसको क्या मान लेते हैं, पब्लिक इश्यू। तो मैक्सिमम कितने लोग हैं जिनको कि एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया जा सकता है, 200। अगर 200 से ज्यादा लोगों को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो उसको पब्लिक इश्यू मान लिया जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट अपने एम्प्लॉइज को और क्यूआईबी को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पीएफआई, वेंचर कैपिटलिस्ट, इनको अगर, ये क्या है, क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, अगर आप इनको करते हैं स्पेसिफिक ऑफर या एम्प्लॉय को, तो ये 200 में काउंट नहीं होंगे, आर नॉट काउंटेड इन 200, ये 200 में काउंट नहीं। पढ़िए तो इसको क्या बोला। तो मैक्सिमम कितने लोग हैं जिनको एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया जा सकता है, 200। अगर 200 से ज्यादा लोगों को करेंगे तो पब्लिक इश्यू। और आप जो प्राइवेट प्लेसमेंट अपने एम्प्लॉय को और क्यूआईबी को करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पीएफआई, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो इनको हम 200 में काउंट ही नहीं करते हैं बेटा, नॉट काउंटेड in the list of 200 persons. तो अभी तक आपने पढ़ा कि प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या, इट इज द स्पेसिफिक ऑफर मेड टू द आइडेंटिफाइड पर्सन। आइडेंटिफाइड पर्सन को आइडेंटिफाई कौन करेगा, बोर्ड। अप्रूव कौन करेगा, मेंबर्स बाय पासिंग एसआरएनजीएम। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितने लोग हैं जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया जा सकता है, 200। अगर 200 से ज्यादा लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तो पब्लिक इश्यू। और अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट अपने एम्प्लॉइज को और क्यूआईबीज को करते हैं तो उनको जब आप 200 काउंट कर रहे हैं तो वो 200 के काउंटिंग में नहीं आते, वो 200 के काउंट, नॉट काउंटेड इन द लिस्ट ऑफ 200, वो 200 के संख्या में नहीं काउंट होते। नो कार, नो CAR, नो कार, यहाँ पे हम 3 चीजें याद करेंगे। नो कार, नो कैश, सी का मतलब नो कैश, कैश अलाउड नहीं होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जो भी पैसा आएगा बैंकिंग रूट से आएगा। नो कैश इज अलाउड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट दैट प्रोसीड मस्ट बी रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल। जो भी पैसा रिसीव कीजिएगा वो बैंकिंग चैनल, नो कैश, कैश में पैसा रिसीव नहीं करना। पहला। ए से एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, बात सही है। जब आप स्पेसिफिक ऑफर कर रहे हैं और आइडेंटिफाइड पर्सन को कर रहे हैं तो इसमें एडवर्टाइज क्या करना है, इसमें जनता को बताइएगा क्या कि मैं जा रहा हूँ स्पेसिफिक ऑफर करने, जनता को क्या मतलब है, ये जनरल ऑफर थोड़ी है कि जनता को बताना है या जनता को मतलब है। जब ये स्पेसिफिक ऑफर है और आइडेंटिफाइड पर्सन को होने वाला है तो क्यों एडवर्टीजमेंट करना। नो कैश, कैश अलाउड नहीं है, जो भी प्रोसीड रिसीव कीजिएगा बैंकिंग रूट के थ्रू आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। और तीसरा, नो रिनाउंसमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इज अलाउड। रिनाउंसमेंट मतलब मैंने मुकेश भाई को किया कि भाई मुकेश भाई
क्या आप मेरी कंपनी के 10% इक्विटी लोगे? मुकेश भाई बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास अपने खुद इतना सारा धंधा बिजनेस है, तो क्या मैं अपना ये राइट, आपने जो मुझे राइट दिया कि खरीदोगे, वो किसी और को ट्रांसफर कर दूं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो रिनाउंसमेंट, कोई रिनाउंसिएशन पॉसिबल नहीं है। नो कार, कैश में पैसा आएगा नहीं, एडवर्टीजमेंट होगा नहीं, रिनाउंसमेंट होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है? नो न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट इज अलाउड अनलेस प्राइवेट प्लेसमेंट अलॉटमेंट इज डन और प्रीवियस प्राइवेट प्लेसमेंट इज अबेंडन। पहले वाला जो ऑफर किया, जब तक वो या तो खत्म नहीं हो जाता, या जब तक उसमें शेयर अलॉट नहीं हो जाता, तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करना। अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर होगा? अलॉटमेंट शैल बी मेड विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी मिला 60 दिन के अंदर अलॉट कर देना है सिक्योरिटी। इफ कंपनी फेल्स, अगर कंपनी नहीं कर पाती तो नेक्स्ट 15 दिन में लौटा दीजिए पैसा। नहीं लौटाइएगा तो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा 60 दिन के बाद, 61वें दिन से। एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट कर दीजिएगा। नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 15 डेज में पैसा लौटा दीजिएगा। नहीं लौटाए तो 60 डेज के बाद 61वें दिन से 61st डे से 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। कंपनी कैन नॉट यूज प्रोसीड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड सेल केप्ट, उसको, आपको जो पैसा है उसको कोई यूज नहीं करना, उसको सेपरेट शेड्यूल बैंक में डालिए, एस्क्रो में, until and unless allotment is made and return of allotment is submitted to ROC। जब तक आप अलॉट नहीं करते सिक्योरिटी और उसका रिटर्न ROC को सबमिट नहीं कर देते, तब तक वो पैसा सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखिएगा, उसका कोई यूज मत कीजिएगा। एक्सेप्ट अगर रिफंड करना हो या एडजस्टमेंट करना हो तो पैसा यूज कर सकते हैं। कंपनी जो है रिटर्न सबमिट करेगी अलॉटमेंट का पास 3 में 15 दिन के अंदर। सेक्शन 39 जब आप पढ़ेंगे ना बेटा, वहां पे भी आप देखेंगे कि रिटर्न सबमिट हो रहा है पास 3, लेकिन वहां पे पब्लिक इशू के केस में होता है तो वहां ज्यादा टाइम है रिटर्न सबमिट करने का, 30 दिन। यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट 15 दिन। ये ऐसे याद रखिएगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट का रिटर्न 30 दिन के अंदर अलॉटमेंट के सबमिट होता है आरओसी को। सॉरी, प्राइवेट प्लेसमेंट का रिटर्न आरओसी को 15 दिन के अंदर, कम लोग हैं प्राइवेट में 15 दिन के अंदर, और जब पब्लिक इशू में हम जा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर। तो कंपनी shall submit return of allotment पास 3 return of allotment within 15 days 15 दिन के अंदर of allotment containing detail of allotee, securities issue, amount received, किसको अलॉट किए, कौन सा सिक्योरिटी, कितने अमाउंट का। पेनल्टीज फॉर नॉट सबमिटिंग पास 3, अगर पास 3 अब नहीं सबमिट करते हैं तो एवरी प्रोमोटर and director liable to pay penalty of 1000 रुपया पर डे subject to maximum 25 लाख। मतलब रिटर्न सबमिट करना है आरओसी को टाइम पे, नहीं तो देख लीजिए पेनल्टी। एवरी डायरेक्टर प्रोमोटर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो पेनल्टी कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर को लगेगी। अमाउंट रिसीव्ड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। अमाउंट रिसीव्ड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, इतने की पेनल्टी लगेगी कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर, और इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 16। कंपनी shall also be liable to refund the entire amount within 30 days of penalty under together with interest। पेनल्टी लग गई ना तो वो पैसा भी लौटाइए, जो लिए हैं वो तो लौटाना ही पड़ेगा 30 दिन के अंदर, और नहीं तो 12% इंटरेस्ट लगने लगेगा 61वें दिन। अभी जो आपने पढ़ा कि 61st डे से आपको लगने लगेगा
अलॉट 61st डे से आपको लगेगा पेनल्टी, जो इंटरेस्ट लगेगा 12%। अभी आपने जो पढ़ा था ना कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के 60 दिन के अंदर, नहीं तो 15 दिन में रिफंड, नहीं तो लगेगा, वही लगेगा। तो जब ऑर्डर आया पेनल्टी का कि इतनी थी पेनल्टी लगेगी, वहां से 30 दिन के अंदर वो पैसा रिफंड कर दीजिएगा, नहीं तो पेनल्टी तो वो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। पब्लिक इशू, अब आप एक काम कीजिए, आप प्राइवेट प्लेसमेंट को 2 मिनट का टाइम देके एक बार और बोल बोल के पढ़िए जोर जोर से। 2 मिनट का टाइम दीजिए। प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, कितने लोगों को करते हैं, उससे ज्यादा रिटर्न कितने दिन में सबमिट करना है, ऑफर किस फॉर्म में करेंगे, रिटर्न किस फॉर्म में करेंगे, रिकॉर्ड किस फॉर्म में मेंटेन करके रखेंगे, एक बार रीड कर लीजिए तो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म। सेक्शन 42। और ये जो 200 लोग हैं ना बेटा, फॉर ईच सिक्योरिटी है, एक बात याद रखिएगा, हर सिक्योरिटी मतलब शेयर 200 लोगों को, डिवेंचर ऐसे ईच सिक्योरिटी के लिए 200%। किसको किए, कौन आइडेंटिफाई किया, कौन अप्रूव किया, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों को, 200 में कौन लोग काउंट नहीं होते हैं, 200 से ज्यादा लोगों को करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न कितने दिन के अंदर सबमिट करेंगे, ऑफर किस लेटर में करेंगे, रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे। सेक्शन 23, 42 हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आइए सेक्शन 23, नाम है पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। टाइप ऑफ इशू, कितने टाइप का इशू होता है, एक तो पब्लिक इशू, लेकिन पब्लिक इशू केवल कौन कर सकते हैं बेटा, पब्लिक कंपनी। दूसरा होता है राइट एंड बोनस, ये कौन करेगा, दोनों कर सकते हैं, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट प्लेसमेंट कौन करेगा, दोनों कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनी करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि स्पेसिफिक पर्सन को, आइडेंटिफाइड पर्सन को स्पेसिफिक ऑफर होने जा रहा है। तो पब्लिक इशू केवल पब्लिक कंपनी करेगी, जबकि राइट, बोनस, प्राइवेट प्लेसमेंट तो दोनों करेंगे। पब्लिक इशू 3 तरीके का होता है, एक होता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार जब हम पब्लिक ऑफर कर रहे होंगे। एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और तीसरा है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। इन आईपीओ, व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पब्लिक को पहली बार फर्स्ट टाइम ऑफर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ। एफपीओ क्या होता है, व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक सब्सिक्वेंटली, पहले भी ऑफर हो चुका था, बाद में और आप सब्सिक्वेंटली बाद में भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, एफपीओ। ऑफर फॉर सेल, व्हेन शेयर्स आर सोल्ड टू पब्लिक, पब्लिक को शेयर बेचा जा रहा है कंपनी के द्वारा,
लेकिन किससे लेके किसके बिहाफ में, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो प्रोमोटर वगैरह है, जैसे जब प्रोमोटर कंपनी बना रहे थे तो उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स थे, बाद में वो चाहते हैं कि और कुछ पब्लिक को शेयर इशू कर दे, तो प्रोमोटर के शेयर ही पब्लिक को इशू किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, कंपनी कर रही है। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। प्रोस्पेक्टस जो भी फाइल करेंगे उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, लेकिन ऑफर फॉर सेल वाला जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये चीजें नहीं होती। क्या नहीं होती? मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे मनी का ये भी नहीं होगा, और एनी अदर प्रोविजन डेट कैन नॉट बी कंप्लाइड, ये सब नहीं करना होगा जब ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। ऑफर फॉर सेल क्या होता है बेटा? जो हमारे प्रोमोटर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनके शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो वहां पे मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ मनी वगैरह नहीं होते, याद रखिएगा उनके प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 24 पावर है सेबी का, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैज अप्लाइड फॉर लिस्ट, या तो आप लिस्टेड है या अनलिस्टेड है लेकिन आपने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, उनके लिए बोल रहे हैं। और दूसरा अनलिस्टेड, अनलिस्टेड है, ऑन ऑल मैटर्स फॉलो द कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज रूल। अगर आप लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है लेकिन आप लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, तो आपको फॉलो करना होगा सेबी को फॉर द मैटर रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड में सेबी के रूल फॉलो करने। लिस्टेड कंपनी है या एप्लीकेशन दिया है लिस्टिंग का, तो सेबी रूल फॉलो करना पड़ेगा फॉर इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए। और एनी अदर मैटर है तो कंपनीज एक्ट और सीजी के रूल्स फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो सारे मैटर्स पे आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा। मतलब ये बोल रहा है ना बेटा कि सबको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। अगर आप लिस्टेड है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है तो सेबी के रूल फॉलो कीजिए फॉर इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यही याद रखने वाली बात। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है लेकिन एप्लीकेशन लिस्टिंग का दिया है तो सेबी रूल फॉलो कीजिए फॉर इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एनी अदर मैटर के लिए तो कंपनीज एक्ट, और अगर आप अनलिस्टेड है तो सारे मैटर्स के लिए कंपनीज एक्ट, अनलिस्टेड है तो सारे मैटर्स के लिए कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 70 में प्रोस्पेक्टस होता क्या है एक बार आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग सेक्शन 20 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, कंटेंट और ऑल्टरेशन, इतनी बातें कर लेते हैं। तो चलिए आप एक बार नजर डालिए, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। सारे बच्चे सेक्शन 2 क्लॉज 70 पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशू एज अ, जिस भी डॉक्यूमेंट को तुमने बोल दिया ना बेटा कि ये प्रोस्पेक्टस है, उसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, चाहे सेल्फ प्रोस्पेक्ट एंड इंक्लूड सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और एनी अदर नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी।
कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें जिसको आप पब्लिक को बोल रहे हैं कि भाई आओ, इनविटेशन है, हमारे कंपनी के सिक्योरिटी खरीदो, वो डॉक्यूमेंट क्या है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन टू ऑफर। अब आप जिस भी डॉक्यूमेंट से इनवाइट करो, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? एनी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट described और issued as prospectus। जिस भी डॉक्यूमेंट को, मान लो बेटा मैंने एक पेपर लिया और बोला भैया मेरी कंपनी का ये प्रोस्पेक्टस है, तो हो गया। तो any document described or issue as a prospectus and include sale prospectus and red herring prospectus or any other notice, circular, advertisement or other document public inviting public to subscribe the securities of the company। कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आप पब्लिक को भाई इनवाइट करें, इनविटेशन टू ऑफर है प्रोस्पेक्टस। तो जिस भी डॉक्यूमेंट से आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, वो प्रोस्पेक्टस है। सेक्शन 25 है मीनिंग डिम प्रोस्पेक्टस। इफ अ कंपनी अपॉइंट, अगर कंपनी क्या अपॉइंट करती है? इशूइंग हाउस, अपने सिक्योरिटी को इशू करने के लिए कि क्या अलॉट करती है? इशूइंग हाउस to comply all the formalities relating to public issue and they issue securities after complying all the legal formalities, all the legal formalities।
They issue securities after complying all the legal formalities. Document by which offer for sale is made is deemed, जिस भी डॉक्यूमेंट से भाई आप पब्लिक को बुला रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल आप कर रहे हैं उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। और जिस व्यक्ति को ऑफर कर रहे हैं उसको सब्सक्राइबर बोलेंगे। Where person offer for sale is a company, deemed prospectus is signed by two director. अगर आपने इशूइंग हाउस रखा है, अगर वो कंपनी है तो उसके डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे दो डायरेक्टर साइन करेंगे। या अगर आप फर्म को अपॉइंट करते हैं तो मिनिमम 50% पार्टनर को साइन करना होगा उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस को। कंटेंट क्या डालिएगा सेक्शन 26 में? डेटेड और साइन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस। पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है लास्ट 5 इयर्स का आपको देना होगा। लास्ट 5 इयर्स का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या पोजीशन। बिफोर इश्यू टू पब्लिक इट शुड बी फाइल टू आरओसी। पहले पब्लिक को ऑफर करते हैं कि पहले आरओसी को फाइल करते हैं? पहले आरओसी को, उसके बाद पब्लिक को। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर को ऑफर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपको इश्यू करने का। एक्सपर्ट ने अगर अपना रिटन कंसेंट दिया है, जो इन्वॉल्व रिटन कंसेंट दिया है, तो साइन का कंसेंट लेना होगा रिटन में एक्सपर्ट का। और जिस दिन आपने रजिस्टर कराया प्रोस्पेक्टस, वहां से 90 डेज के अंदर इशू करना होगा। विद इन 90 डेज आपको इशू करना होगा रजिस्ट्रेशन के। जो इन्होंने एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया है वो प्रोस्पेक्टस की कॉपी डिलीवर करने से पहले विड्रॉ न किए हो कंसेंट को, और सारे कंप्लायंस की आपने सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी सेक्रा सबको फॉलो किया है, ये देना होगा। मतलब एक्सपर्ट का हम स्टेटमेंट देते हैं रिटन कंसेंट कि भाई सब कुछ ठीक है। वेरिएशन की बात करें तो अगर फॉर वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच प्रोस्पेक्टस वाज इशूड, जिस पर्पस के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा और नोटिस 2 न्यूज़पेपर में आपको देना होगा। और एग्जिट ऑप्शन भी उनको देना होगा जो नाखुश हैं कि भैया पर्पस आपने कुछ बोला, आपने पर्पस बोला एजुकेशन, इसलिए हमने पैसा लगाया, अब आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी का काम करेंगे, हम नहीं चाहते हैं, तो उस केस में उनको एग्जिट ऑप्शन दीजिएगा। जो डिसेंटिंग नाखुश शेयर होल्डर हैं कि भैया आप अपना पैसा लीजिए जाइए। सेक्शन 29 है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू कर रहे हैं तो डीमेट फॉर्म में करेंगे, हम डीमेट फॉर्म में करेंगे। अभी तो सब कुछ डिमेटेरियलाइज हो गया है, नॉट इन फिजिकल फॉर्म। और सेक्शन 30 डिलीटेड। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस कल हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस कल के दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम लोग राइटिंग की बात करें कि लिखे नहीं प्रोस्पेक्टस को, तो 2 दिन का चैप्टर है। जिस भी बच्चे को ये हैंड रिटन नोट चाहिए आप मुझे हाई का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे 7291010463 पे। और एक जनवरी अटेम्प्ट के बच्चे, अगर आप जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं और पूरा लॉ का रिवीजन चाहते हैं तो सिर्फ 299 में टॉपर्स कैप पे आपको मिल जाएगा पूरा रिवीजन, सिर्फ 299 रुपए में, सिर्फ ₹299 में जनवरी के लिए पूरा लॉ का रिवीजन आपको टॉपर्स के ऐप पे जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है उस पे आपको मिल जाएगा। कॉल करने पे सिर्फ 299। 300 का तो आप पिस्ता खा जाते, पिज्जा भी मंगाते हैं तो 700 का चीज बर्स्ट, तो ये वो मीडियम तो 699 में आता है। यहाँ 299 में पूरा क्लास लॉ का मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट का क्लास 299। तो आप रिवीजन करने बैठे हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत लग रहा है रिवीजन ले लीजिए और 299 रुपए में पास हुई, सिर्फ 299 में जनवरी के लिए। तो मौका को हाथ से मत जाने दीजिए। 299 कुछ भी नहीं होता है अमाउंट, अगर हम लोग
सीए का अपना कोर्स देखें तो 15 चैप्टर अगर आप रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ 299 में तो बहुत सस्ता है, कीजिए और पास होइए, अच्छा मार्क्स लेके आइए। इस बार का पेपर लॉ का इतना टफ था, फिर भी वंश मल्होत्रा हमारा स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 30, AIR 30, 72 मार्क्स है उसको लॉ के अंदर। तो लॉ पेपर हार्ड होता है ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा तरीके से अगर आप करेंगे, आप उसका इंटरव्यू देखिए तो उसने कहा है कि फेवरेट पेपर है लॉ मेरा, तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।